चलिए स्टार्ट करेंगे। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में बहुत कुछ पढ़ने का है। स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ किताब में बहुत कुछ दिया है। ठीक है, इतना डिटेल में अपने को नहीं करना हालांकि। अब इस मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के क्या स्रोत है, जानकारी के क्या स्रोत है उसको देखेंगे। तो जैसे जानकारी के स्रोत दिया है, साहित्यिक साक्ष्य देखोगे तो अर्थशास्त्र किताब है चाणक्य का, नोट कर लेना। पुराण है, मुद्रा राक्षस है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ आदि है। अर्थशास्त्र नोट करी रही है। अर्थशास्त्र किनकी किताब है? चाणक्य क्या। और इसमें पॉलिटिकल व्यूज दिए हैं, पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल व्यूज हैं उनके, मतलब राजनीतिक से संबंधी ग्रंथ है ये। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक से संबंधित नहीं है। विदेशी विवरण में मेगास्थनीज का इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज का ये था, बताऊंगा, मैं खुद भूल रहा हूँ अभी। और बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य है, अशोक के अभिलेख है, जूनागढ़ के अभिलेख है, सबको देखना एक एक करके। अब जो जो बताते चल रहा हूँ उसको लिखते जाइए। चलिए, अ, कौटिल्य या चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया। विशाख दत्त ने लिखा मुद्रा राक्षस, नोट करिएगा। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस। सोमदेव ने कथा सरित सागर। बृहत कथा मंजरी है क्षेमेंद्र का। पतंजलि का महाभाष्य इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं ये दो को याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, मेरे लिए है। बहुत बड़ा कथा लिख दिया, बृहत कथा मंजरी, बहुत बड़ा कथा लिख दिया तो मुझे क्षमा कर देना क्षेमेंद्र। बृहत कथा मंजरी, बहुत बड़ा कथा लिख दिया भाई, मेरे को क्षमा करो क्षेमेंद्र। ऑप्शन में ट्रिक, ऑप्शन देख के अब एलिमिनेट कर लोगे। कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, सागर किसका सागर? सोम का। सोम, सोम सोम मतलब सोमरस का मतलब एल्कोहलिक, एल्कोहलिक बेवरेजेस को, मतलब मद्य, दारू को सोम कहा जाता है, सोमरस। तो उस टाइम पे सोमरस, कथा सरित सागर, इतना बड़ा सागर है सोम का, सोम का सागर, सोमदेव। पतंजलि का महाभाष्य स्पेशली याद रखना है। ठीक है, बाकी तो अब ये भी मैं याद रखा हूं कि भद्रबाहु का कल्प सूत्र, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व, छोड़ देना, इतना नहीं काम का है। इंडिका, मेगास्थनीज का, मेगास्थनीज के इंडिका, उनकी किताब का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य इतिहास की जानकारी का उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत है, ये नोट करी रही है बहुत बड़ा ना, बहुत बड़ा है। सीधे चलते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के फाउंडर है ये। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ठीक, बाकी को छोड़ते चलेंगे। बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है, अपने को इतना नहीं पढ़ना, बहुत कुछ है, इतना कुछ नहीं पढ़ना है व्यापम में। बौद्ध एवं जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। अब ये डाउटफुल है ना, अलग अलग बोलेंगे कि कोई क्षत्रिय बोलेगा, कोई बोलेगा शूद्र है, कोई बोलेगा ब्राह्मण है, तो अपने को इसमें अलग अलग मत दिखाई देगा। बौद्ध एवं जैन धर्म मानते हैं कि वो क्षत्रिय है। अधिकांश विद्वान भी इसी का सहमत करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में ईरान फारस से लेकर पूरे बंगाल तक, उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर बंगाल तक, यहाँ ऐसे करके देखोगे, ऐसा एक्सटेंशन है। और उत्तर कश्मीर से, ये कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था, इतना बड़ा शासन था इनका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य नाम सेल्यूकस निकेटर को पराजित करता है युद्ध में। और पराजित करने के बाद एक संधि हो जाती है, ये भी नहीं बनेगा। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया दे दिया, अराकोसिया दे दिया, जेड्रोसिया दे दिया, पेरी पेनिस्ताई दे दिया, ये सब भाग उनको दे दिए। और अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं, उनकी पुत्री का नाम है हेलना, हेलना का विवाह चंद्रगुप्त से कर देते हैं। सेल्यूकस अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है और यही मेगास्थनीज किताब लिखेगा, इंडिका। ठीक, कुछ कुछ एक लाइन लाइन लिखते जाइए, इतना मत लिखना ना, शॉर्ट शॉर्ट में लिखे रहो, एकदम शॉर्ट में। हेलना से विवाह किया, और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलना से विवाह किया, और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
मेगास्थनीज जो किताब लिखेगा इंडिका, ये सब एग्जाम में बने प्रश्न है, इसलिए बोल रहा हूँ। किताब में तो बहुत कुछ दिया है, क्योंकि पीएससी में बहुत डीप में क्वेश्चन बनते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? भारतीय राजनीति पर एक किताब है ना, पॉलिटिकल व्यू है इसमें, चाणक्य या कौटिल्य के। चलिए अब इसको मैं लिखवाते चल रहा हूँ, जितना लिखवाते चल रहा हूँ लिखते चलिए। रुद्र दमन की मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर मैं लिखवाऊंगा अभी इसको, है ना, अभी एक बार पढ़ लेते हैं। रुद्र दमन की गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश को जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त इस प्रदेश में पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, पुष्यगुप्त ने ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाला एरिया, गुजरात के एरिया को जीत लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और वहां पर एक अपने आदमी जिसका नाम था पुष्यगुप्त, इसको अपने गवर्नर के रूप में वहां पर शासन करने के लिए भेजा। और पुष्यगुप्त ने ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ये सुदर्शन झील का निर्माण और जीर्णोद्धार, बहुत लोग इसको रेनोवेट कराएंगे, बहुत सारे शासक आएंगे जो इस झील का रेनोवेट कराएंगे, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील ये अभी देखेंगे हम लोग, आगे देखना ही है। सुदर्शन झील इसका निर्माण करवाएंगे गिरनार गुजरात में, और इसके बहुत सारे कौन कौन इसके रेनोवेट कराए इसको भी अपने को देखना है आगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुदर्शन झील। तो किसने बनवाया, एक लाइन लिखिएगा, पुष्यगुप्त कौन थे, मैं लिख देता हूं, पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर, राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्माण कराया। सौराष्ट्र में, कहां कराया, सौराष्ट्र में। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी था, जैन धर्म को फॉलोअर था। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से धर्म की दीक्षा ली, जैन मुनि भद्रबाहु से, और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाकर उपवास कर, वही संलेखना विधि, ये संथारा विधि जो हम बात कर रहे थे, संलेखना, उपवास करके, इसमें उपवास रखा जाता है, इस विधि में क्या है, उपवास रखा जाता है, और तब तक कुछ नहीं खाते जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तो शरीर त्याग दिया इस विधि से। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। संलेखना विधि या संथारा विधि से वो उपवास रखे, और जब तक कुछ नहीं खाए जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। कहां पर, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। अगले शासक उनके बेटे बिंदुसार शासक हुए, बिंदुसार। ठीक है, अब इसको एक चीज याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, उनके बेटे वो ना ही जैन है, वो कौन से धर्म को एडॉप्ट करेंगे, मैं भूल रहा हूँ, इसमें लिखा होना चाहिए। कुछ इसमें नहीं लिखा है तो अपने को ढूंढना पड़ेगा उसको। आजीवक संप्रदाय, सॉरी, इसमें लिखा नहीं, मुझे याद आ गया, आजीवक संप्रदाय, वो आजीवक संप्रदाय को फॉलोअर रहेंगे। आजीवक संप्रदाय जो मैं अभी आपको बोला था ना, ये इसको याद कर लेना, इसके मखली गोशाल इसके फाउंडर हैं, आजीवक संप्रदाय। फिर इनके बेटे होंगे अशोक। अशोक पहले शैव धर्म को मानता था, फिर बाद में ये बन जाएगा बौद्ध। देखोगे ये बौद्ध धर्म से को फॉलोअर है। मतलब पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था कि बेटा, पिताजी का धर्म है वही बेटा फॉलो करे, है ना। मैं फिर से इसमें चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग सब इस पे परिचर्चा करके पढ़े हैं, तो वही सब चीज मेरे को भी याद आता है कि यही सब चीज आपसे चर्चा करना चाहिए, बट व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, बिंबिसार नहीं है, बिंदुसार, बिंबिसार आजीवक संप्रदाय, और अशोक जो है वो बौद्ध संप्रदाय। नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चंद गद्दी पे बैठा, बिंदुसार के लिए एक शब्द है अमित्रघात, 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 ठीक है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार वायुपुराण में भद्रसार, मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। छोड़ देना, ये सब नहीं आएगा एग्जाम में। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटीयोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकार माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगास्थनीज आए थे। उसी प्रकार बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस नामक एक राजदूत आएंगे। ठीक है, बस इतना नोट कर लो। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बेटे सुसीम को भेजा, जो असफल रह जाएगा, ये असफल रहेंगे। फिर वो अशोक को भेजेंगे, तो अशोक उसको सक्सेसफुली विद्रोह को सप्रेस कर देंगे। कारण वारण भी बहुत कुछ हम पढ़े हैं, जैसे कि अशोक को भेजा तो अशोक पहले कारण को जानता है कि क्या रीजन से यहाँ विद्रोह हो रहा है। तो विद्रोह के बारे में उनको पता चलता है कि उस वहां के जो गवर्नर या जो शासक रहे होंगे उनको जनता पसंद नहीं कर रही, तो वो जनता का उसका ट्रांसफर कर देते हैं, उस शासक का, गवर्नर का, ऐसे कुछ कुछ है। अब कोई मतलब नहीं है, इस किताब में दिया भी नहीं और आपके भी कोई काम का नहीं है। फिर एंथीनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक तथा ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण, छोड़ देना भाई। लेकिन भारतीय शासक मतलब बिंदुसार ने तीन चीजों की मांग की थी उनसे, सूखी अंजीर की, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक। तो सीरियाई सम्राट दो चीजों को भिजवा देता है, सूखी अंजीर भिजवा देता है, अंगूरी मदिरा भिजवा देता है, लेकिन वो बोलते हैं कि दार्शनिक या फिलोसोफर जो है उसको नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। नहीं आएगा व्यापम में, पढ़ ली रहो, पढ़ लेना, पढ़ने के लिए पढ़ लो, बट एग्जाम में नहीं आएगा। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री था। ये रहा। दिव्य वेदांत से ज्ञात होता है कि उनकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष पिंगल वत्स निवास करता था। फिर अशोक, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। इसके लिए हिस्ट्री में द ग्रेट अशोका लिखाता है, द ग्रेट अशोका, अशोक महान ऐसे लिखाता है, अशोक महान बिंदुसार का पुत्र है। इसका वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, इसको नोट कर लेना, 263 ईसा पूर्व में। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अब बहुत कुछ लिखा है कि अशोक अपने 100 भाई, टोटल 99, 100 भाई थे, 100 बेटे थे बिंदुसार के, तो 99 भाई की हत्या करके वो शासक बनेगा। ऐसे कुछ कुछ चीजें भी है, नेगेटिव भी के बारे में पढ़ने को मिलता है। अपने बड़े भाइयों की हत्या करेगा, अपने 99 भाई की हत्या करके शासक बनेगा, ऐसे कुछ कुछ है भाई, अब किताबों में लिखा हुआ है, अपने कोई हमसे कोई मतलब नहीं है। अशोक के बारे में ना एक सेपरेट वीडियो में बताता हूँ, मेरे को थोड़ा भी जाना है कहीं, एक सेपरेट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं अशोक से। ठीक।